सो यूरोप में 1848 के बाद ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलने वाला था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई। वो 1789 की आइकॉनिक फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां पर सदियों से चलती आ रही एब्सोल्यूट मोनार्की को ऐसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। सुप्रीम ऑथोरिटी और सोवरेंटी मोनार्क से छीनकर अब सिटीजन के पास आई। दैट रेवोल्यूशन व्हिच प्रोक्लेम्ड दैट देश का दायित्व, देश का वर्तमान और भविष्य, ये सब अब से सिर्फ और सिर्फ जनता कंट्रोल और डिसाइड करेंगे। The rise of nationalism in Europe. शुरुआत से ही क्रांतिकारी जनता के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक कॉमन पहचान को डेवलप करने के लिए तरह तरह के मेजर्स और प्रैक्टिसेस करने लगे। ला पैट्री और ले सिटोयन मतलब द फादरलैंड एंड द सिटीजन, इस टाइप के आइडियाज डेवलप होने लगे जो इस बात को एम्फसाइज करता था कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनाइटेड कम्युनिटी इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार को एंजॉय करें। फिर पुराने रॉयल फ्लैग को रिजेक्ट करके एक नया ट्राई कलर फ्लैग को चूज किया गया। ये वही आइकॉनिक फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग है। सो इसे भी लाया गया। फिर स्टेट जनरल को रीनेम किया गया। स्टेट जनरल याद है ना, जहां पर मोनार्क होता था, क्लर्जी और नोबल्स के रिप्रेजेंटेटिव आमने सामने बैठे थे और ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को पीछे खड़ा करवाया जाता था और इन सब का एज कलेक्टिव एक ही वोट होता था। सो ये जो स्टेट जनरल के मेंबर्स को एक्टिव सिटीजन का एक बॉडी इलेक्ट करने लगे। एक्टिव सिटीजन किसे कहते हैं? जो लिटरेट हो, जिसको लॉ के बारे में कुछ ज्ञान हो, जो 25 इयर्स ओल्ड हो चुका हो, सिर्फ और सिर्फ मेल, ठीक है, और जो अच्छे खासी टैक्स पे करता हो, वो है एक्टिव सिटीजन और सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार था। सो ये एक्टिव सिटीजन क्या किए? स्टेट जनरल के मेंबर्स को इलेक्ट किए। फिर स्टेट जनरल को बदलकर उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया और लोगों में देशभक्ति जागृत करने के लिए नए नए हिम्स और एंथम्स कंपोज होने लगे। ओथ्स यानी प्रण और देश के लिए जो शहीद हुए थे उनके ऑनर के लिए इवेंट सेलिब्रेट होने लगे। नोटिस कर रहे हो किस किस टाइप का माहौल बन रहा है? It's cooking up, right? सिर्फ ये ही नहीं, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जो जनता के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाएगा। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को भी बंद किया गया, यानी देश के अंदर से एक जगह से दूसरे जगह को कुछ सामान ले जाने के लिए कस्टम टैक्स होते थे, उसको हटाया गया और पूरे देश में यूनिफॉर्म मेजरमेंट और वेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। रीजनल लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। सो अब ये जो क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे थे फ्रांस में, ये जो इवेंट्स फ्रांस में हो रहे थे, ये आइडिया अब पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। फ्रांस के बाहर बाकी सारे जो यूरोप के देश थे उन सब में तो अब भी मोनार्की चल रहा था। तो वहाँ के स्टूडेंट्स और एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, उनके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज आने लगे, क्रांति का भाव जागृत होने लगा। तो फिर अब फ्रांस के बाहर भी सारे यूरोप में जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। ये लोग फ्रांस के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी ना, उससे काफी प्रभावित थे। अब ये बात जब नेपोलियन को पता चली, नेपोलियन कौन है? फ्रांस का मिलिट्री डिक्टेटर। फ्रांस में लुई 16 तो कब का जा चुका था। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टेबिलिटी के बाद बना ना नेपोलियन फ्रांस का मिलिट्री डिक्टेटर। ये सारी चीज क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ चुके थे, ठीक है।
अब ये नेपोलियन इतना फेमस क्यों बना? बिकॉज ही वॉज सुपर विद द वॉर स्किल। युद्ध नीति में वो अलग लेवल का था। ठीक है, अब ये नेपोलियन था मिलिट्री डिक्टेटर। उसका फेवरेट काम था युद्ध करना, वार करना और फ्रांस के टेरिटरी को एक्सपैंड करना। तो ये चला के ऊपर अटैक करने। सो फ्रेंच आर्मी कैप्चर कर लिया हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और मोस्ट पार्ट ऑफ इटली को। वेल, यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोग ये सब फ्रेंच आर्मी और नेपोलियन को वेट कर रहे थे कि नेपोलियन आएगा, उनको उनके मोनार्क से लिबरेट करेगा। वेल, इनिशियली तो वैसे होने लगा। नेपोलियन उनके मोनार्क से तो मुक्ति दे दिया, पर फिर उनको ही बंदी कर लिया। अरे आखिर नेपोलियन तो एक डिक्टेटर ही है ना, वह तो एक डिक्टेटर ही है। और फिर पता है, जब नेपोलियन बहुत सारे टेरिटरी फ्रांस के अंडर कैप्चर कर लिया, फ्रांस के टेरिटरी को जैसे एक्सपैंड कर लिया, वो क्या किया, फ्रांस में उसका रिस्पेक्ट बहुत हाई लेवल का हो चुका था। ठीक है, बहुत हाई लेवल का हो चुका था। अब वो खुद को फिर से एम्परर डिक्लेयर कर दिया, मतलब घूम फिर के खुद ही वो मोनार्क बन गया और फ्रांस के डेमोक्रेसी की फिर से धज्जियां उड़ गई। खैर, वो बात भी ठीक है, बिकॉज पुराने मोनार्की से नेपोलियन काफ़ी बेहतर था, क्योंकि ये जो टेरिटरी को कैप्चर करता था उसमें रिवोल्यूशनरी चेंजेस ले आ रहा था। देखो, नेपोलियन खुद को फ्रांस का मोनार्क फिर से बना लिया, पर उसमें और बाकी के जो मोनार्क थे उसमें कुछ डिफरेंस है। इसका सिस्टम क्या था, ज़्यादा रेशनल था और ज़्यादा एफिशिएंट था। फिर आया 1804 की सिविल कोड, जिसको पॉपुलरली नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। अब ये भाई गेम चेंजर था। फर्स्ट थिंग, ये क्या किया, बर्थ के ऊपर जो प्रिविलेज थे उसे जड़ कर उखाड़ कर फेंक दिया। बर्थ के प्रिविलेज को जड़ के उखाड़ कर फेंक दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन ही एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। और उस टाइम में जो भी टेरिटोरीज फ्रांस के अंडर थे, ये कोड हर जगह पे इम्प्लीमेंट होने लगा। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड और इटली और जर्मनी में नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश किया। देखो, फ्रांस में तो ये बहुत पहले ही अबोलिश हो चुका था, पर यहाँ भी नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश किया। पेजेंट्स यानी फार्मर्स जो सर्फडम और मनोरियल ड्यूज दे रहे थे ना, उनको भी इसने फ्री कर दिया। याद है कि नहीं, नोबल्स लोग ले रहे थे पेजेंट से मनोरियल ड्यूज और सर्फडम ड्यूज जो ये लोग दे रहे थे इनको। सो उससे भी नेपोलियन ने बैन कर दिया। और ये जो चेंजेस आ रहे थे, ये सिर्फ गांव में नहीं, ठीक है, शहरों में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को नेपोलियन हटाया। गिल्ड मतलब मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन का या ट्रेडर का एक एसोसिएशन है जिसको गिल्ड कहते हैं। तो उनके ऊपर जो प्रतिबंध सारे लगे थे उसको नेपोलियन हटाया, ताकि ये सब अब फ्रीली ट्रेड कर सके। हाँ, फ्रीली ट्रेड कर सकते। और क्या नेसेसरी था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कम्युनिकेशन फैसिलिटी को भी वो नेपोलियन इम्प्रूव किया। सो ये सब चेंजेस से पेजेंट्स, वर्कर, आर्टिसंस, छोटे छोटे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, हाँ, इन लोगों को बहुत फायदा हुए, बिकॉज ये लोग अब फ्रीडम के साथ काम करने लगे। स्टैंडर्डाइज वेट, इक्वल लॉ फॉर ऑल और कॉमन करेंसी, ये बहुत हेल्पफुल हुआ। However, ये जो टेरिटोरीज फ्रांस ने कैप्चर किए थे, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कुछ बड़े बड़े सिटीज लाइक ब्रसेल, माइंस, इटली का मिलान, पोलैंड का वार्शो, तो ये जो कैप्चर किए थे, यहाँ पे कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स थी। इनिशियली ये लोग फ्रेंच आर्मी को वेलकम कर रहे थे कि नेपोलियन तू हमें लिबरेट करके जा। ठीक है, शुरुआत में ये जो एंथुसियाज्म थी बहुत जल्द हॉस्टिलिटी में बदल गई। अरे जैसे मैंने बोला कि नेपोलियन भी अब एक मोनार्क बन चुका था। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम अब नहीं रहा, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा लिया और जबरदस्ती लोगों को मिलिट्री के अंदर भर्ती किया जा रहा था।
तो इनिशियली जो सपने सुहाने लग रहे थे, अब वो डरावना होने लगा था। ठीक है, सो ये टॉपिक को हम एंड करेंगे एक पेंटिंग को डिस्कस करके। ये पेंटिंग एक सरकास्टिक पेंटिंग है। फ्रेंच आर्मी जिसको लिबरेटर समझते थे, वो कैसे लोगों को ऑप्रेस कर रहा है, उसको ये पेंटिंग पोर्ट्रे किया है। फ्रेंच आर्मी यहाँ पर पेजेंट्स के कार्ट को सीज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा है। पेजेंट्स को घुटने के बल बैठा दिए हैं और यहाँ पर यंग वुमेन वो छेड़खानी कर रहे हैं उसके साथ। और ये सब करने के बाद भी इंटरेस्टिंगली ये ट्री ऑफ लिबर्टी बना रहे हैं, बोर्ड मार रहे हैं जिस पे लिखा है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब भाई साहब, सार्काज्म एट इट्स बेस्ट।